ये कहानी है यूशिन की, जिसे उसके क्लास के ही लड़के बुली कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो उसे कह रहे होते हैं कि आज न्यू ईयर है, पर आज भी हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी में यूशिन ने अपने माता पिता को एक ट्रक एक्सीडेंट में खो दिया होता है, जिसके बाद उसके छोटे भाई की भी जिम्मेदारी उसके ही ऊपर आ चुकी थी। इसी के साथ वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब भी हो जाते हैं। तभी यूशिन को एक दिन पता चलता है कि उसके भाई की दोनों आंखें किसी बुली ने फोड़ दी होती हैं, और वो भी बस एक बाइक के लिए। और इसके बाद यूसिन को बहुत सारी पावर मिल जाती है। और उसे ये सारी पावर कहाँ से मिलती है और क्या करता है यूसिन अपने भाई की दोनों आंखें फोड़ने वालों के साथ, यही याद देखेंगे इस कहानी में। हम लोग कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे लोग सड़क पे चलते हुए दिखाई देते हैं। तभी हम देखते हैं, तभी उस भीड़ के बीच में अचानक से यूसिन अपीयर हो जाता है और उसके आसपास खतरनाक औरा भी था। इसके बाद यूसिन कहता है मैं फिर से वापस आ गया लगता है। और इसके बाद यूसिन कहता है अभी उस गेम को शुरू होने में थोड़ा टाइम बाकी है। अब यूशिन कहता है मैं फाइनल बॉस तक पहुंच ही गया था उस गेम में, पर बिना किसी कारण के मुझे यहाँ पर वापस फेंक दिया गया है। और अब उन 100 चांस में से ये मेरे पास आखिरी चांस है। यानी हुसैन उस गेम के अंदर कम से कम 100 बार मर चुका है और ये उसके आखिरी 100 बार में से लाइफ बची हुई है। अब यूशिन कहता है कि मैं अब कोई भी गलती नहीं करूंगा और फाइनल बॉस को इस गेम में मार के ही रहूंगा। तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में हम अडल्ट होने वाले हैं, आखिर तुम अडल्ट होने के बाद क्या कर। तभी वहाँ पर एक टकला होता है, वो कहता है मैं तो डिलीवरी बॉय बनना चाहूंगा। और इसके बाद वो कहता है यंगमैन आखिर तुम अडल्ट होने के बाद क्या करोगे। तो यंगमैन कहता है मैं तो एक गैंगस्टर बनूंगा। तभी उसके सारे दोस्त उससे कहते हैं कि तुम ग्रेजुएशन के बाद उस यूशियन का क्या करने वाले हो। तो यूशियन कहता है मैं ग्रेजुएशन के बाद भी यूशियन को बुरी तरीके से बुली करूंगा। इसके बाद उसके सभी दोस्त कहते हैं तुम तो बहुत बड़े डेविल हो। तभी वो बंदे अचानक से यूशियन को देखते हैं, लेकिन यूशियन भी उनकी तरफ पलट के घूर के देखता है। तभी योंगमैन सोचता है कि आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारी तरफ घूर के देख रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं आज न्यू ईयर है, चलो चल के कहीं पर एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर 12 बज जाते हैं और न्यू ईयर आ जाता है। इसके बाद ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक एंजल आ जाती है और कहती है इन बेवकूफ इंसानों को तो पता भी नहीं कि आखिर इनके साथ अब होने क्या वाला है। अब एंजल को आसमान में देखकर नीचे खड़े हुए बंदे कहते हैं क्या यहाँ पर कोई न्यू ईयर का शो चल रहा है। तभी हमें यूशिन दिखाया जाता है, वो कहता है मैं इसको 99 बार देख चुका हूँ, लेकिन आज भी मुझे इससे उतनी ही नफरत होती है। तभी वो एंजल कहती है तुम घटिया इंसान हो, आखिर तुम मेरी खूबसूरती को देखकर हैरान हो चुके हो। इसके बाद उनमें से एक बंदे को गुस्सा आता है, तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के बारे में ऐसा कुछ कहने की। फिर वो बंदा कहता है कि तुमसे खूबसूरत तो मेरा पिछवाड़ा है, आके देख लो। इसके बाद अब उस बंदे की ऐसी बातें सुनकर उस एंजल को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो अपना डेविल वाला लुक दिखाती है और एक ही अटैक से उस बंदे के चितड़े चितड़े कर देती है और सबके ऊपर उसका खून भी गिर जाता है। अब वो एंजल सभी लोगों से कहती है कि अब तुम में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा और इसके बाद में तुम लोगों को यहाँ की सिचुएशन एक्सप्लेन करती हूँ। अब वो एंजल कहती है हम हायर विन काफी ज्यादा बोर हो चुके थे कि इसके बाद हम लोगों ने एक गेम बनाया है, जहाँ हर महीने की पहली तारीख को तुम लोगों की सोल को हमें एक दूसरे वर्ल्ड में भेजेंगे, जहाँ पर तुम लोगों को सरवाइव करना है और क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। जो भी वहाँ पर तुम लोगों को रिवॉर्ड मिलेंगे उनको तुम अपने रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हो और क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद तुम अपने रियल वर्ल्ड में भी वापस लौट सकते हो। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर हमने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया तो क्या हम अपने रियल वर्ल्ड में वापस लौट सकते हैं और हमारी जान बख्श दी जाएगी। तो वो एंजल कहती है गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि तुम में से सिर्फ आते ही बंदे वापस आ पाएंगे। अब वो एंजल कहती है हम इस अर्थ से सभी लोगों को यहाँ से नहीं ले जा रहे, जो भी लोग 15 से 19 साल के बीच में है सिर्फ उन्हीं लोगों को दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जाएगा। इसके बाद वो एंजल कहती है इस अर्थ से 180 करोड़ लोगों को वहाँ पर टेलीपोर्ट किया जा रहा है और इसके बाद चलो अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। अब तभी यूशिन एक अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर वो एक अजीब से कमरे में होता है। इसके बाद यूशिन बताता है कि यहाँ पर हम गेम शुरू होने से पहले अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूशिन उनमें से एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है और कहता है मैं इस बार भी उसी कैरेक्टर के साथ खेलूंगा जिसके साथ मैं पिछले 99 बार खेल चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूशिन का कैरेक्टर ब्लैक साइड के कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद यूशिन कहता है मैं इस गेम को 100वीं बार रिपीट कर रहा हूँ। अब यूशिन कहता है कि मैंने 20 बार जब इस गेम को खेला था तभी मैंने इस कैरेक्टर को बनाया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक ग्राउंड सी जगह पर आ चुके थे टेलीपोर्ट होकर।
होकर। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यूसिन सोच रहा है इन लोगों ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया है। ये लोग सोचते हैं कि इनकी खूबसूरती इन्हें यहाँ पर बचा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कमजोर स्ट्रॉन्ग का शिकार करते हैं। तभी हमें योंगविन दिखाया जाता है जिसने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा बल्की और बॉडी बिल्डर बनाया होता है। इसके बाद वहाँ पर वो एंजल आ जाती है। तभी वो एंजल कहती है तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हो, हालांकि यहाँ तुम्हारी सियोल सिटी से यहाँ पर 18 लाख लोग आए हुए हैं। तभी वो लोग कहते हैं हमें तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं, ये एंजल हमसे झूठ बोल रही है। इसके बाद वो एंजल काफी चढ़ जाती है और कहती है बाकी सारे एंजल बाकी सारे लोगों को दूसरी जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बाद वो एंजल कहती है तुम लोग अपनी स्टेटस विंडो खोलो। अब वो लोग जैसे ही स्टेटस विंडो सोचते हैं तो उनके सामने उन स्टेटस विंडो खुली है। अब वो एंजल उनसे कहती है तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ एक ही गोल है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना, तभी तुम लोग यहाँ की क्वेस्ट कंप्लीट कर पाओगे और वापस अपनी अर्थ पर लौट पाओगे। अब वो एंजल कहती है तुम्हारा यहाँ पर पहला क्वेस्ट ये है कि तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करना है, और सरवाइव क्वेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट देती हूँ अपनी तरफ से। तभी उन लोगों को एक क्रिस्टल दिखता है, जिसके बाद वो एंजल बताती है कि इस क्रिस्टल को तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम लेवल 1 पर हो, और एक क्रिस्टल तुम्हें रैंडम एबिलिटी दे देगा। अब उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि 180 करोड़ लोगों में से सिर्फ 90 करोड़ लोग ही इस क्वेस्ट को पार कर पाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ 10,000 लोग ही हैं जिनमें से लगभग 5,000 लोग ही इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। अब उन्हें क्वेस्ट की डिटेल बताई जाती है जहाँ पर उन्हें राउंड 1 में कम से कम 100 गोबलिन को मारना है, तभी वो एक क्वेस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तभी धीरे धीरे वहाँ पर वो एंजल 50,000 गोबलिन को समन कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पर डर रहे होते हैं। अब उन लोगों की वहाँ पर हालत खराब हो रही होती है, लेकिन तभी हमारा यूशिन उन सबके आगे आ जाता है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या ये लड़का मरने के लिए जा रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा यूशिन एक ही लात में एक गोबलिन को मार डालता है। अब ये देखकर सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब यूशिन कहता है गेम में बहुत जरूरी है सभी लोगों के अंदर मेरा डर बना हुआ होना, तभी ये लोग मेरे आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूशिन वहाँ पर दौड़ता हुआ जाता है और एक के बाद एक सभी गोबलिन को मारता जाता है, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और बाकी के लोग भी कहते हैं शायद हम भी गोबलिन को मार सकते हैं, लेकिन तभी एक गोबलिन एक आदमी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे जान से मार डालता है। अब सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करते हैं। तभी यूशिन बताता है पहले के कुछ राउंड में तो मैंने भी ऐसा ही किया था और यहाँ वहाँ भागने की कोशिश की थी, पर इन लोगों को ये नहीं पता कि इस एरिया के चारों ओर एक बहुत ही मजबूत शील्ड लगी हुई है और वो बैरियर इन लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। और मुझे लगता है कि ये मॉडर्न ह्यूमन के पास ज्यादा पावर नहीं है और इन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने वाली है इन गोब्लिन से लड़ाई करने के लिए। अब सभी लोगों को ऐसा डरता हुआ देखकर वो एंजल भी बहुत मजे ले रही थी और वो कह रही थी देखो तो इन बेवकूफ लोगों को कैसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। पर वो एंजल की नजर सिर्फ ब्लैक साइड के ऊपर ही थी और वो उसको देखकर कहती है देखो तो इस लड़के को ये बिना डरे हुए कम से कम 70 गोब्लिन को मार चुका है। अब वो एंजल अपने सिस्टम को गालियां दे रही थी क्योंकि वो सिर्फ प्लेयर की ग्रोथ को ही देख सकता था, ना कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। अब ब्लैक साइड को देखकर सभी लोग ये कह रहे थे देखो तो इसको, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अब यूशिन आगे बढ़ के और भी सारे गोब्लिन को मारता जा रहा हुआ होता है। इसके बाद वो सोचता है मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है जहाँ पर उसका लेवल 4 हो चुका था और इसके बाद उसके पास कुछ पॉइंट भी बचे हुए थे, तो वो उसे अपनी एजेलिटी में ऐड कर देता है। इसके बाद यूशिन आगे बढ़ के एक के बाद एक गोब्लिन को मारता जा रहा हुआ होता है। इसके बाद थोड़ी देर ही बाद उसके 100 गोब्लिन भी कंप्लीट हो जाते हैं और उसका फर्स्ट क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यूशिन सोचता है कि मैंने ये सब सिर्फ एंजल का अटेंशन पाने के लिए ही किया था, लेकिन मैं तो अपने जोन में रैंक 1 आ गया और मैं सिर्फ अपने ही जोन में रैंक 1 नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे जोन में ही रैंक 1 पर आया हूँ। अब यूशिन को अपने रीजन में रैंक 1 पर आने के लिए एक वेपन दी जाती है और इसके साथ ही वो सभी रीजन में नंबर 1 पर आने के लिए एक चेस्ट भी दी जाती है। इसके बाद यूशिन अपना वेपन सेलेक्ट करता है जहाँ पर उसके सामने 3 वेपन आ चुके थे। इसके बाद वो एक वेपन सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद एंजल ने जो स्टोन सभी को दिया था, इसके बाद वो उसको यूज करता है, लेकिन वो उसके कुछ भी काम नहीं आया था। फिर वो सिस्टम बताता है कि आपने पहले से ही क्रिस्टल रिग्रेशन को यूज कर रखा है, इसलिए आप इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। तभी हमें यूशिन बताता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि अगर हर वाले क्रिस्टल काम कर जाएगा तो मैं तो ऐसे कभी मरूंगा ही नहीं। लेकिन तभी यूशिन को एक टाइटल मिलता है जिसमें लिखा था लास्ट टाइम रिग्रेशन।
इसके बाद यूशन कहता है ये क्या है, मुझे लास्ट 99 बार टाइटल कोई भी नहीं मिला था और गेम में एक टाइटल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इस टाइटल की मदद से वो खुद को एक बार हील कर सकता है और ये स्किल बिल्कुल एक प्रीस्ट की स्किल की जैसी है और मुझे लगता है मेरे पास कुछ भी ज्यादा अच्छी चीज लग गई है। इसके बाद एक एक करके बहुत सारे लोग ही क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और 5000 लोगों में से कम 1000 लोगों ने तो इसको कंप्लीट कर भी लिया है और थोड़ी ही देर बाद 3500 से भी ज्यादा लोगों ने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और आखिर में 5000 से भी ज्यादा लोग इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और इसी के साथ उनका टाइम भी खत्म हो जाता है। 10,000 में से सिर्फ 5000 ही लोग इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाए हैं। तभी वो एंजल उनसे कहती है जो भी लोग इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो मरने के लिए तैयार हो जाओ और इसके बाद वो एंजल एक के बाद एक उन लोगों को मारती जा रही होती है, जिसके बाद जो लोगों ने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर भी लिया होता है वो भी काफी डर जाते हैं। तो वो एंजल कहती है तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, तुम लोगों ने तो इस क्वेस्ट को कंप्लीट किया है तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हमें बोर्ड पर लास्ट रैंकिंग दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि सभी रीजन में ब्लैक सैथी नंबर 1 पर आया था, सेकंड होता है स्टूपिड इडियट और थर्ड होता है हेवनली डीमन। तभी ब्लैक साइड को नोटिफिकेशन आती है कि उसे 1000 गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद सभी लोगों को पता चल जाता है कि ब्लैक साइड ही नंबर 1 पर आया है। इसके बाद वो एंजल ब्लैक साइड की तारीफ करते हुए कहती है तुमने इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा किया। इसके बाद वो कहती है आखिर तुम्हारा नाम और तुम्हारी स्किल एक साथ कैसे मैच कर रही है और क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारे पास कौन सा पावर है। तो ब्लैक साइड कहता है आप तो एंजल हो, आपको तो पहले ही से ही सब कुछ पता होगा कि मेरे पास कौन सा पावर है। इसके बाद वो एंजल कहती है हाँ हाँ मुझे तो पहले से ही सब कुछ पता है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी। इसके बाद यूसेन उस एंजल से कहता है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तो वो एंजल कहती है कैसा फेवर। तो यूसेन कहता है फर्स्ट राउंड में रैंक 1 पर आने के लिए मुझे बहुत ही कम रिवॉर्ड दिया गया है। अब यूसेन की ऐसी बात है तो उस एंजल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वो एंजल कहती है मैं शुरुआत से ही इस लड़के को इसलिए ही देख रही थी क्योंकि ये शुरुआत से ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब इसने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, लेकिन अब मैं इन सब के सामने इसे मान नहीं सकती। लेकिन वो एंजल कहती है कि मैंने तो अपनी पावर पहले ही बार यूज कर ली थी तो मैं अब उसको दोबारा यूज भी नहीं कर सकती। तो वो एंजल कहती है ठीक है इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और वो बाकी के ह्यूमन से कहती है तुम लोग यहीं पर वेट करो। इसके बाद यूशियन उस एंजल के साथ गेम एरिया से बाहर आ जाता है। अब बाकी के लोग यूशियन को वहां से जाता हुआ देखकर मन में यही सोच रहे थे कि उस लड़के का तो लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसे तो एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलने वाला है। बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूशियन उस एंजल से काफी दूरी बना के चल रहा था। तो वो एंजल कहती है तुम मुझसे इतना दूर क्यों चल रहे हो, मेरे पास आओ। तभी वो एंजल सोचती है कि ह्यूमन कितने ज्यादा स्टूपिड और इडियट होते हैं, ये चुपचाप में पीछे पीछे ही चलता हुआ आ गया, मैं तो यहाँ पर इसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं दे सकती क्योंकि रिवॉर्ड देने का काम ऊपर के हायर लोगों का होता है और अब मैं इसे यहाँ पर चुपके से ला के मार भी दूंगी तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और मैंने इसे सभी के सामने इसलिए ही नहीं मारा क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी इसे सभी के सामने मारने की, और अब जब हम यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है तो मैं इसे यहाँ जानते मारने वाली हूँ। इसके बाद वो एंजल पीछे मुड़ते ही कहती है मैं तुम्हें अब रिवॉर्ड देने वाली हूँ तो तैयार हो जाओ। लेकिन देखते हैं कि यूसन का मुक्का उसके मुंह पर आके पड़ता है और वो एंजल बहुत ही दूर जाकर गिरती है। अब वो एंजल गुस्से में उसकी तरफ मुड़ के कहती है आखिर तुमने ये क्या किया, लेकिन तब यूशन उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और उसे जमीन पे लाके पटक देता है और साथ ही उसका एक पंख भी उखाड़ कर फेंक देता है। फिर यूशन कहता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तुम तो एक एंजल हो और तुम्हें तो दर्द नहीं होना चाहिए। इसके बाद यूशन उसका दूसरा पंख भी उखाड़ के फेंक देता है। अब यूशन उसके दोनों पंख उखाड़ने के बाद उससे कहता है अब तुम यहाँ पर कहीं और तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। तो वो एंजल कहती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अब यूशन उससे कहता है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए ही लाई थी और ने बैंक के अंदर एक डैगर छुपा कर रखा है और वो डैगर उसे दिखा भी रहा होता है। अब वो एंजल कहती है मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी, लेकिन यूशन कहता है झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब यूशन कहता है मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ और तुम क्या करने वाली थी आगे मैं वो भी जानता हूँ। अब उस एंजल को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसको ये सब आगे की बातें कैसे पता है, लेकिन अब यूशन कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाली हो।
तो वो एंजल कहती है मेरे हायर अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने मुझे यहाँ से जानते मार दिया तो। लेकिन अब यूशिन उसे कहता है जितने भी एंजल होते हैं उन्हें अपने साथियों के बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा तो उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूशिन उस एंजल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो एंजल उससे कहती है मुझे मार कर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो इसके बाद यूशिन उससे कहता है कि मुझे पता है मुझे तुम्हें मार कर कितने फायदे होने वाले हैं। तो वो एंजल भी सोचती है कि आखिर तुम्हें इन सारी बातों के बारे में पता। अब वो एंजल कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो यूशिन कहता है मुझे अगर तुमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो मैं तुम्हें यहाँ पर चर कर रहा होता। और इसकी के साथ हम देखते हैं कि यूशिन उस एंजल को जान से मार डालता है और इसके बाद उसको वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि आप पहले प्लेयर हैं जिसने किसी एंजल को मारा है। तो आपको एक टाइटल दिया जाता है द एंजल स्लेयर। आपको रिवॉर्ड के रूप में एंजल का ब्लड दिया जा रहा है और आपको साथ ही क्रिस्टल ऑफ किलर दिया जा रहा है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन शो होती है और उसे बताता है कि उसके टाइटल की वजह से जब भी वो किसी एंजल से फाइट करेगा तो उसके स्टेट डबल हो जाएंगे। इसके बाद यूसिन सोचता है कि मैंने पहली बार किसी एंजल को तब मारा था जब मैं अपना 13 अटेम्प्ट दे रहा था और क्रिस्टल और किलर की वजह से मैं भी जब भी किसी डीमन से फाइट करूंगा तो मेरे स्टेट 8 से बढ़ जाएंगे। अब यूसिन कहता है मेरा एंजल को मारने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि मुझे एंजल ऑफ ब्लड चाहिए जिसकी वजह से मुझे रीपर क्लास मिल सकती है। रीपर क्लास एंजल की नॉर्मल एनिमी है जो कि उसका सामना कर सकती है और आपको किसी भी क्लास को सिलेक्ट करने के लिए लेवल 10 पे होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर 30 से भी ज्यादा क्लास मौजूद हैं, लेकिन आपको किसी भी क्लास को सिलेक्ट करने के लिए एक टाइटल की जरूरत होती है जो कि आपको हंटिंग करने से मिलता है। पर इनमें से सबसे ज्यादा खास क्लास होती है जो कि बहुत ही कम होती है, जिनमें से एक होती है रीपर क्लास। इन क्लास में आप बहुत ही जल्दी जल्दी भी ग्रो कर सकते हैं। अब यूसेन सोचता है कि मुझे सबसे जरूरी है लेवल 10 पर जाना, जहां पर जाने के बाद मैं रीपर क्लास चुन सकता हूं। इसके बाद वो अपना एक रिवॉर्ड चुन लेता है, वो होता है 3x बफ जो कि उसे नेक्स्ट राउंड में उसकी मदद करेगा। अब यूसेन सोचता है कि मैं इस बार इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि इस गेम को लास्ट तक सरवाइव करूंगा और साथ ही इस गेम को खत्म भी कर दूंगा। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि जितने भी सर्वाइवर इस राउंड में बचे हुए हैं उन्हें वापस उनकी बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं अब हमें ह्यूमन दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी में वापस उठता है और वो सोचता है कि वो अजीब सा था क्या, मैं तो उससे बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसके बाद वो आसपास देखता है कि सभी लोग धीरे धीरे होश में आ रखे थे। तभी वो अपने मोबाइल में 5 बजे का टाइम देखता है तो वो देखता है कि उस वर्ल्ड में भी यही टाइम हो रखा था। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुमने भी वो अजीब सा सपना देखा था। तो यूशिन कहता है कि हाँ। तभी वो अपने एक और दोस्त को उठाते हैं पर वो उठता नहीं क्योंकि वो गेम में मर चुका था। तो उन्हें पता चल जाता है कि वो कोई सपना नहीं, वो दरअसल हकीकत थी। साथ ही उनके आसपास बहुत सारे लोगों की लाशें डली थी, यानी बहुत सारे लोग उस गेम में मर चुके थे। अब अपने आसपास इतनी सारी लाशें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये सब देखकर सोचता है कि ये सब तो बहुत ही ज्यादा पागलपन है। अब यूसेन कहता है कि ये सब देख के तो ऐसा ही लगता है कि गॉड ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, जो भी अमीर था और जो भी गरीब था वो इस गेम के अंदर बराबर है। तभी यूसेन का एक दोस्त कहता है ये तो काफी ज्यादा अनफेयर है, मैंने तो अपनी जिंदगी जी भी नहीं और अब मुझे मरना होगा। लेकिन उसका दूसरा दोस्त कहता है बाकी सब लोग भी तो एक ही चीज झेल रहे हैं तो ये अनफेयर आकर कैसे हुआ। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि तुम लाइफ टाइम एक बुली बन के रहे हो तभी तुम्हें हमारी दिक्कतें महसूस नहीं होती, हमें अभी बहुत कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए। तभी योंगवेन कहता है मुझे वो कमीना दिख नहीं रहा। तो उसका दोस्त कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी उसका दोस्त कहता है क्या तुम यूशिन की बात कर रहे हो। तभी योंगवेन कहता है कि हाँ मैंने लास्ट टाइम उसे देखा था। तो वो बोलता है अब तक तो वो मर चुका होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी वो देखता है कि उसके बगल में एक आदमी ने आर्मर पहना हुआ होता है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वो अपने मन में बोलता है स्टेटस विंडो। तो उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो आ जाती है और धीरे धीरे सभी लोग यही बोलने लगते हैं और अपनी अपनी स्टेटस विंडो को देखने लगते हैं। तभी योंगवेन बोलता है हम सिर्फ अपने ही स्टेटस विंडो देख सकते हैं और हमें दूसरे के स्टेटस विंडो बिल्कुल भी नहीं दिखते। इसके बाद योंगवेन सोचता है क्या मैं अपनी गेम की पावर रियल वर्ल्ड में यूज कर सकता हूँ। इसके बाद वो जमीन से एक पत्थर उठाता है और अपने हाथ की मदद से उसे क्रश कर देता है। तो वो कहता है ये चीज तो बहुत औसम है। अब हमें न्यूज वाले दिखाए जाते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि न्यू ईयर के दिन एक एंजल अपीयर हुई और उसने कुछ जादू किया जिस वजह से सभी लोग वहां पर बेहोश हो गए और जैसे ही वो लोग उठे उनमें से आधे लोग वहीं पर मर चुके थे और जो लोग वो बेहोश हुए थे वो 15 से 19 साल के बीच में ही थे। और साथ ही ये सिर्फ हमारी कंट्री के साथ ही नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ ही हुआ था। तभी यूशिन बोलता
बोलता है कि जो लोग नहीं उठ पाए उनके ब्रेन डेड हो चुके हैं और वो कोमा में है और वो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। और इसी के साथ एक ही रात में वर्ल्ड की 11% से भी ज्यादा की आबादी खत्म हो चुकी है और जितने लोग भी गेम से वापस बच के आए हैं उनके लेवल काफी ज्यादा अप हो चुके हैं और धीरे धीरे उनके लेवल इतने ज्यादा बढ़ेंगे कि देश की पूरी कंट्री भी उनका सामना नहीं कर पाएगी और देश में केओस मच जाएगा। इन सबको रोकने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा और मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जिस वजह से मैं सभी प्लेयर को अपने कंट्रोल में रख पाऊंगा और उसे केओस मचाने से भी रोक पाऊंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये अर्थ सिर्फ 20 साल के अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। अपनी लास्ट फाइट में मैं बॉस रूम तक पहुंच गया था, पर वहाँ की कंडीशन ये थी कि वहाँ पर 5 प्लेयर की जरूरत थी उस बॉस को मारने के लिए, पर मैं अकेला था। इस वजह से मुझे खत्म कर दिया गया और गेम से भी बाहर फेंक दिया गया। और अपनी इस लाइफ में मुझे पता है कि मुझे किन किन प्लेयर की जरूरत पड़ेगी उस बॉस को मारने के लिए, तो अब मैं उनको अपनी टीम के अंदर लेके रखूंगा और इसके साथ ही मैं उस बॉस को भी खत्म कर दूंगा। अब यूशियन अपने घर पर आ जाता है और वो देखता है कि उसका छोटा भाई सो रहा है और वो सोचता है कि उसका बड़ा भाई रात में घर पर नहीं था, पर ये आराम से अभी तक सो रहा है। और वो सोचता है शायद इसे भी पता नहीं चला कि बाहर क्या केओस मचा हुआ है। अब हमें बताया जाता है कि यूशियन का छोटा भाई है और ये अभी मिडिल स्कूल में है और वो यूशन सोचता है कि हमारी लाइफ पे बहुत अच्छी थी, पर एक ट्रैक एक्सीडेंट में हमारे माता पिता की डेथ होने के बाद मेरे ऊपर यूशन की जिम्मेदारी आ गई और हमारी लाइफ ऐसी हो गई। तभी यूशन अपने भाई के हाथ की चोट को देखने लगता है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई उठ जाता है और वो कहता है कि आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया, अभी तो सुबह के 6 ही नहीं बजे। तभी यूशन अपने भाई से कहता है तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सबको सच से बता दूंगा क्या क्या बाहर चल रहा है। इसके बाद यूशन का भाई कहता है कि आप अभी चाहते हैं कि मैं इतनी सुबह आपके साथ चलूं। यूशन कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि बाहर क्या क्या उस चल रहा है। तो इसके बाद उसका छोटा भाई कहता है कि आप तो रात में न्यू ईयर पार्टी में गए थे और आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर यूशन उसे सब कुछ सच बता देता है कि उसने रात भर एक दूसरे वर्ल्ड में 100 गॉब्लिन्स को जान से मारकर सरवाइव किया है। तो उसका भाई ये सोचकर बड़ा ही चौंक जाता है। अब यूशन को अपने मोबाइल में देखकर उसकी बातों पर यकीन हो जाता है कि उसका भाई सच बोल रहा है। तो वो चौंक के पूछता है कि अगर आपने उन 100 गॉब्लिन्स को आकर मारा कैसे। इसके बाद उसका छोटा भाई कहता है ब्रदर आपको कहीं पर चोट नहीं लगी। तो यूशन उसे बताता है कि हमें वहाँ पर कुछ स्पेशल पावर दी गई थी जिस वजह से हमने उनके साथ लड़ाई की और उन्हें मार पाया। इसके बाद यूसन का छोटा भाई सोचता है कि मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मेरे भाई ने ही मुझे संभाल के रखा है और मेरे भाई बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, पर 100 गॉब्लिन बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसके बाद यूशन का छोटा भाई पूछता है कि आखिर अभी इस वक्त हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो यूशन कहता है कुछ नहीं, बस मेरे साथ चलो। लेकिन उसका भाई कहता है कि नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं, तभी मैं आपके साथ जाऊंगा। तो यूशन बताता है कि हम उसी बुली के पास जा रहे हैं जो कि तुम्हें परेशान करता है। तो यूशन का छोटा भाई भी अब चौंक जाता है। अब यूशन का छोटा भाई सोचता है मैंने इन्हें उस बुली के बारे में इसलिए ही नहीं बताया था कि मेरे भाई पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और दिन रात बस मेरे लिए ही काम करते रहते हैं। और जिस बुली के पास अब हम जा रहे हैं वो वहाँ का एक बहुत ही बड़ा गुंडा है पूरे स्कूल का। अब यूसन सोचता है कि मुझे सबसे पहले ये बात तब पता चली थी, तब मैं पहली बार गेम से लौट कर आया था और मैं बहुत ही थक गया था। तब मेरा भाई वापस बाहर अकेला ही चला गया था और इसके बाद जब मैं सो के उठा तो मुझे एक कॉल आया हॉस्पिटल से। फिर मुझे पता चला कि मेरे भाई की दोनों आंखें किसी ने फोड़ दी थी, वो भी सिर्फ एक बाइक के पैसे के लिए, क्योंकि उस बुली को पैसे चाहिए थे एक नई बाइक खरीदने के लिए। तो वो मैं डर रहा था और उसी ने मेरे भाई की दोनों आंखें फोड़ दी। और ये सब हुआ मेरे जैसे कमजोर भाई की वजह से, क्योंकि मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं अपने छोटे भाई को किसी के हाथों भी बुली नहीं होने दूंगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें वही बुली दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और उससे कहता है कि तुमसे मैंने कहा था कि मुझे आज पैसे चाहिए पर तुम आज भी पैसे नहीं लाए। और ये कहते हुए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी वो अपने दोस्तों से पूछता है मुझे तो एक बाइक लेनी थी, पर तुम लोगों को पता है क्या हमें और पैसे कहाँ से मिल सकते हैं जिससे मैं नई बाइक ले सकूं। जब वो बुली उस बंदी को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था
था। तो ये देख के उसके दोस्त भी डरे हुए थे और कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा राक्षस है, इससे तो दूसरे स्कूल के सीनियर भी पंगा नहीं लेते। इसके बाद वो बुली फिर से उनसे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि हमें पैसे कहाँ से मिल सकते हैं? तभी उस बुली का दोस्त बोलता है, हमें उस कमीने युआन को बुलाना चाहिए और उसे मार के पैसे लेने चाहिए। इसके बाद वो बुली कहता है, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। तभी उसका एक और दोस्त बोलता है, हम उसको अंधा करके उसे लूट सकते हैं। लेकिन तभी वो बुली कहता है कि वो एक होमलेस बंदा है, उसे हम लूट नहीं सकते क्योंकि उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे, भले हम उसे अंधा भी कर दें तो भी। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो अपने भाई को लेकर वहाँ पर पहुंच गया होता है। तभी वो बुली पूछने लगते है कि युआन तुम कमीने, आकर तुम यहाँ पर आकर क्या करना चाहते हो? तभी युआन उसे डरते हुए सॉरी बोलने लगता है, लेकिन यूशिन उसे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रहा था, जिससे उस बुली को भी अब गुस्सा आने लगता है और वो पूछता है कि ये कमीना कौन है तुम्हारे साथ? तभी हमारा हीरो यूशिन कहता है, मैं वॉन का बड़ा भाई हूँ और अब मैं तुम्हारी यहाँ पर ऐसी हालत करने वाला हूँ कि तुम किसी को भी आज के बाद बुली नहीं कर पाओगे। मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार मार के सुअर बना दूंगा। इसके बाद उस बुली को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों को उसको मारने के लिए भेजता है। इसके बाद उसके दोस्त उसके भाई की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, क्या इसका भाई फाइट करने में अच्छा है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तभी यूशिन उसके मुंह पर एक बहुत ही जोर से मुक्का मार देता है, जिसके बाद उसका दूसरा दोस्त आगे आता है तो वो उसके मुंह पर भी एक मुक्का मार के उसे नीचे गिरा देता है। इसी के साथ वो उसे एक किक मार के हवा में उड़ा भी देता है, लेकिन इसके बाद उसके दोस्त एक साथ उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन हमारा यूशिन बिजली की रफ्तार से उन तीनों को ही मार के जमीन पे गिरा देता है। अब ये देख के तो उस बुली की भी हवा खिसकने लगती है, लेकिन वो बुली सोचता है कि मैं इससे साइज में कम से कम दोगुना हूँ और ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। इसके बाद वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है, तुमने थोड़ी बॉक्सिंग सीख ली तो तुम अपने आप को बहुत ही प्रो समझ रहे हो, लेकिन बॉक्सिंग में थोड़े प्रो होने की वजह से तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसके बाद वो उसकी तरफ पंच करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यूशिन उसके पंच को आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद यूशिन उस बुली से कहता है कि अगर तुमने न्यूज देखी होती तो तुम कभी भी एक प्लेयर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद यूशिन उसे बहुत ही जोर से एक पंच मार देता है। अब वो बुली फिर से उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो से फिर से एक बहुत ही जोर से पंच मार देता है। इसके बाद वो बुली देखता है कि उसके मुंह से एक दांत भी टूट के नीचे गिर गया है। अब अपना दांत टूटा हुआ देखकर उस बुली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं अब तुम्हें मार डालूंगा और वो उसकी यूशिन की तरफ बढ़ने लगता है। और इसके बाद वो देखता है कि अब उसकी तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है क्योंकि वो उसे एक बार भी टच नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो कहता है अगर मैं इसे एक बार भी टच कर दूं तो ये मेरा पंच नहीं दे पाएगा शायद। लेकिन तभी हमारा हीरो से बहुत जोर से लात मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ एक दीवार में जाकर गलता है और बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जब यूशिन उसकी तरफ बढ़ होता है तो उसे लग रहा होता है कि ये तो साथ साथ डीमन है जो कि उसे नरक में ले जाने के लिए आया होता है। अब उसे ऐसा देखकर वो उससे गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगता है। अब यूशिन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे भाई से बिल्कुल भी पंगा लेना नहीं चाहिए था। अब ये बोल के वो उसके हाथ की पूरी उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद वो उसके दूसरे हाथ की भी 5 उंगलियों को पीछे की तरफ मोड़ देता है, जिससे उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद यूशिन उस बुली से कहता है कि अगर आज के बाद तुमने मेरे भाई को बिल्कुल भी तंग किया तो उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद वो बुली भी कहता है, मुझे पता है मैं आज के बाद तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। लेकिन यूशिन अब उससे कहता है कि लेकिन अब ये पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि जैसा तुमने पिछली बार मेरे भाई के साथ किया था उसका लिए मुझे तुम्हारा हाथ पूरी तरीके से तोड़ना होगा। इसके बाद वो उसका हाथ भी तोड़ देता है और अपने भाई को लेके वहां से बाहर आ जाता है। तभी यूशिन का भाई उससे कहता है, भाई क्या तुमने अब मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया है जो तुमने उनको इतनी बुरी तरीके से मारा? लेकिन यूशिन कहता है, तुम्हें पता नहीं गेम के बाहर भी हम अपनी एबिलिटी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद वो हवा में ही अपनी इन्वेंटरी खोल के एक नाइफ निकालता है, जिसे देखकर उसका भाई कहता है, ये आपने हवा में से इसको कैसे निकाला? तभी यूशिन का भाई कहता है कि इसी एबिलिटी की वजह से आपने उन सबको इतनी आसानी से मार दिया। तो यूशिन भी कहता है कि हाँ। तभी उसका भाई कहता है कि ये कितना मजेदार है, ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है। तो यूशिन भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा। तभी यूशिन उसे बताने लगता है कि एक नॉर्मल आदमी के पास 3 तरह की एबिलिटी होती हैं, लेकिन एक एथलीट के पास 10 तरह की होती हैं, पर मेरे पास 11 तरह की हैं। तभी यूशिन का भाई पूछता है कि अगर क्या हो अगर आपका लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाए? तो यूशिन कहता है, मुझे भी नहीं पता इसके बाद क्या होगा। लेकिन यूशिन कहता है, मुझे पता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता।
क्योंकि इससे हमारे ऊपर और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा और सभी का ध्यान हमारी तरफ ही आ जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ था और मुझे पकड़ने के लिए किसी ने मेरे छोटे भाई को किडनैप कर लिया था। हालांकि मैंने उसको मारकर अपना रिवेंज ले लिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे भाई के ऊपर कोई भी खतरा आए। तभी यूशन अपने भाई से कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो हम मिल के कुछ खाने चलते हैं। तभी ये लोग कन्वीनियंस स्टोर में आ जाते हैं। तभी यूशन एटीएम के पास जाता है और उसके अंदर कार्ड डालते हुए कहता है 1,33,000 बॉन्ड, ये मेरी अभी तक की जिंदगी की सारी जमा पूंजी है और मैं अब इसे बाहर निकालने वाला हूँ। तभी उसका भाई पूछता है भाई आपने इतने सारे पैसे आकर क्यों निकाले हैं। तभी यूशन कहता है मुझे थोड़ा काम है इन पैसों से। इसके बाद यूशन कहता है तुम्हें जो भी अच्छी चीज खाने के लिए चाहिए तुम इस तरफ के महंगे प्रोडक्ट में से ले सकते हो। मगर उसका छोटा भाई कहता है भाई ये खाने की चीजें तो बहुत ज्यादा महंगी हैं। लेकिन यूशन कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो। इसके बाद उसका छोटा भाई एक चिली पॉप का पैकेट उठा लेता है। फिर वो कहता है मैंने इसके बारे में एक बार टीवी पर देखा है। लेकिन तभी यूशन कहता है कैसा हो अगर मैं एक रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पर बीफ खाएं। लेकिन यूशन का भाई कहता है नहीं अभी के लिए मेरे लिए यही काफी है। तभी यूशन मन में सोचता है मेरे भाई थोड़ी देर ही और रुक जाओ तुम, इसके बाद मैं तुम्हें इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा कि इसे खाते खाते तुम थक जाओगे। तभी हम देखते हैं यूशन का भाई उस चिली पॉप को खाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश था। इसके बाद यूशन लॉटरी के काउंटर की तरफ जाता है और बहुत सारी लॉटरियां खरीद लेता है। इसके बाद यूशन का भाई कहता है ब्रदर आपने इतना सारा पैसा लॉटरी पे खर्च कर दिया, आखिर आपने कितनी लॉटरी खरीदी है। तो यूशन कहता है मैंने 20 लॉटरी खरीदी है। तभी यूशन का भाई कहता है ब्रदर आपने 1,00,000 बॉन्ड इतनी सारी लॉटरी पर खर्च कर दिए। लेकिन यूशन कहता है ब्रदर थोड़ा इंतजार करो और देखो अभी क्या होने वाला है। तभी लॉटरी खुलने का दिन आ जाता है और हम देखते हैं कि यूशन का भाई मोबाइल में लॉटरी के नंबर देखने वाला होता है और वो तभी अपने भाई से कहता है कि हम बिल्कुल फंस चुके हैं, हमने इतना सारा पैसा लॉटरी में लगा दिया है। तभी यूशन कहता है तुम टेंशन मत लो और सीधा लॉटरी का नंबर देखो। इसके बाद यूशन का भाई जब लॉटरी के नंबर देखता है तो वो देखता है कि सभी नंबर बिल्कुल परफेक्ट लॉटरी पर लग गए होते हैं और इसके बाद उसको फर्स्ट नंबर की लॉटरी भी लग जाती है, जिसे देख के यूशन का भाई बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी यूशन का भाई कहता है ब्रदर क्या ये कोई ड्रीम है। तो यूशन कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि ये ड्रीम है। इसके बाद वो कहता है नहीं और उसके हाथ में जो लॉटरी थी उसे लेकर वो डांस करने लगता है। इसके बाद यूशन अपने भाई से कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। तो उसका भाई कहता है किसे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो यूशन सोचता है कि पहली बार जब मैंने लॉटरी जीती थी तो मैं भी बिल्कुल इतना ही खुश था, लेकिन इसके बाद मैंने बहुत बार ऐसा ही किया और जब भी मैं रिटर्न आया मरने के बाद गेम से तो मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। हालांकि ये बिल्कुल जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारे लोग अब मरने वाले हैं, इसी वजह से कैश की वैल्यू अब बढ़ने वाली है। हालांकि लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा प्लेयर के बीच में आइटम की ट्रेड जो कि कैश के बदले होगी। तभी यूशन का भाई कहता है मुझे यकीन नहीं होता भाई आपका लक इतना अच्छा है कि आपने जो भी लॉटरी खरीदी थी वो सभी रैंक बन गई थी। इसके बाद यूशन सोचता है कि ये पैसा इतना ज्यादा है कि कोई भी इसे देखकर शौक हो जाएगा। तभी यूशन बैंक की तरफ जाता है लॉटरी का पैसा विड्रॉ करने के लिए और वहां जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैंने फर्स्ट प्लेस की लॉटरी जीती है। अब ये सुन के वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कांग्रेचुलेशन सर। इसके बाद वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस ब्रांच से वो टिकट खरीदी थी। फिर यूशन कहता है कि मैंने यूहोन ब्रांच से वो टिकट खरीदी थी। अब ये सुनकर तो रिसेप्शनिस्ट के भाई मुंह खुला रह जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही कि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि उस ब्रांच से किसी ने हमारी 100 टिकट खरीदी थी और वो हमारे VIP गेस्ट हैं और जैसे ही वो आए उसने सीधा हमारे कमरे में भेज देना और मुझे भी इन्फॉर्म करना। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैंक का प्रेसिडेंट भी आ जाता है और हमारे हीरो से हाथ मिलाने लगता है। वो कहता है आप हमारे VIP गेस्ट हैं। इसके बाद वो बैंक का प्रेसिडेंट कहता है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए। इसके बाद वो यूशन को एक प्राइवेट VIP रूम में लेकर आ जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ये सोचने लगती है कि ये लड़का कौन है, क्या ये प्रेसिडेंट बेटा है। तभी प्रेसिडेंट बताता है कि ये फर्स्ट प्राइज विनर है, अब इन्हें जो भी चाहिए इन्हें प्रोवाइड करा देना और इनका ख्याल भी बहुत अच्छी तरीके से रखना। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैंने चेक कर लिया है कि आपने ही हमारा फर्स्ट प्राइज जीता है। इसके बाद यूशन कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कितना पैसा जीता है। तो इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपने जितने भी पॉइंट जीते हैं उसके हिसाब से आपने आपके 22 पॉइंट
5 बिलियन वॉन बनते हैं और टैक्स काटने के बाद 11 बिलियन वॉन। इसके बाद यूसेन वहां से अपना सारा पैसा निकाल लेता है और ये सोचने लगता है कि मुझे अब अपने रहने के लिए एक सेफ जगह चाहिए होगी। तभी शाम होते हुए ही यूसेन एक बिटकॉइन का अकाउंट खोल लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बिटकॉइन की कीमत अब बहुत ज्यादा होने वाली है, इसीलिए मैंने अपना बहुत सारा पैसा बिटकॉइन में भी लगा दिया है। तभी कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यूसेन ने अपना नया घर ले लिया है और वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि तुम्हें अपना ये नया घर कैसा लगा। तो उसका भाई कहता है ये घर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी यूसेन का भाई कहता है कि भाई आपने ये घर खरीद क्यों नहीं लिया, इसको आपने रेंट पर क्यों लिया है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। लेकिन तभी यूसेन कहता है हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा बिटकॉइन में लगा दिया है। तभी यूसेन के भाई की ये बात सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन यूसेन कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि इस बार भी हम जीतने ही वाले हैं। इसके बाद यूसेन कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने अभी अभी बहुत सारे और लॉटरी के नंबर सपने में देखे हैं, जिससे हम और भी ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे। ये सुनकर यूसेन के भाई की आंखें भी चमकने लगती हैं और वो खुश हो जाता है। इसके बाद यूसेन का भाई यूसेन से कहने लगता है कि भाई आपने जो भी नंबर सपने में देखे आप उन्हें अच्छे से याद करना और कभी भूल मत जाना। तब यूसेन कहता है मैंने ये सब इतनी बार करके देख लिया है कि अब ये सारे नंबर मुझे याद हो चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगसेन दिखाया जाता है, जो कि दीवार में पंच मार रहा होता है और कहता है मेरे पास जितने भी स्टेट पॉइंट थे वो मैंने सब इस स्ट्रेंथ में डाल दिए हैं, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और जो भी मुझे क्रिस्टल मिला था उससे भी मुझे स्ट्रेंथ की पावर मिली थी, जिससे मेरी पावर भी डबल हो चुकी है। तभी योंगसेन हंसते हुए कहता है चलो अपने को रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो यूसेन के घर पर आया होता है। फिर योंगसेन कहता है मुझे याद था कि वो कमीना मरा तो नहीं था, और उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो मुझे घूर रहा था और वो अभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा और मेरे कॉल का जवाब भी क्यों नहीं दे रहा। अब वो ये सोचते हुए कहता है कि वो कमीना एक लूजर था और लूजर ही रहेगा। और उसके बाद वो सोचता है कि शायद वो घर पर नहीं है और तो मुझे ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तभी उस बिल्डिंग का मकान मालिक आता है और कहता है कि तुम ये दरवाजा क्यों पीट रहे हो। तो यूसेन कहता है कि आप यहाँ के मकान मालिक हैं। तो वो कहता है कि हाँ। और इसके बाद उसका मकान मालिक कहता है कि क्या तुम उसके दोस्त हो, तुम यूसेन से मिलने के लिए आए हो। इसके बाद योंगसेन कहता है हाँ मैं उसका दोस्त हूँ, क्या आप मेरे लिए ये दरवाजा खोल सकते हैं, मैं बहुत दिनों से अपने दोस्त से नहीं मिला। तभी वो मकान मालिक कहता है तुमने यहाँ आने में शायद देर कर दी और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि वो जब यहाँ रहता था वो कुछ समय पहले की बात थी और उसने अभी घर छोड़ दिया है और वो कहीं और जाके रहने लगा है। अब योंगसेन सोचता है वो कमीना मुझे बिना बताए आखिर कहाँ चला गया और अब मैं उसे ढूंढूंगा कैसे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत ही लग्जोरियस और बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ की रिसेप्शनिस्ट हमारे हीरो को वहाँ का कार्ड देती है। इसके बाद वो दोनों एक अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर यूसेन का भाई उससे पूछता है ब्रदर बहुत ही महंगी और ये बहुत ही बड़ी है, आखिर इस जगह का साइज क्या है। तो हमारा हीरो कहता है कि 330 स्क्वायर मीटर। इसके बाद यूसेन का भाई कहता है तो बहुत ही महंगी होगी। तो हीरो कहता है कि हाँ 500 मिलियन इस जगह के लिए डिपॉजिट में लिया है और बाकी पर मंथ के हिसाब से 22 मिलियन देने होंगे। तभी यूसेन का भाई कहता है ब्रदर हमें कोई चीप जगह लेनी चाहिए। तभी यूसेन कहता है कि नहीं, जितनी ज्यादा बड़ी जगह है उतनी ज्यादा सेफ्टी। तभी यूसेन बता रहा होता है कि हर महीने की पहली तारीख को प्लेयर बेहोश हो जाते हैं और दूसरे वर्ल्ड में उनकी जान भी खतरे में होती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग असैसिन को हायर करेंगे और उनको मारने की भी कोशिश करेंगे, इसलिए हमें सेफ्टी चाहिए। इसलिए मैंने इस जगह को चुना है, क्योंकि जितनी महंगी जगह होगी वहाँ पर उतनी ही ज्यादा सिक्योरिटी हमें मिलेगी। तभी यूसेन का छोटा भाई उदास हो जाता है और कहता है ब्रदर मुझे माफ करना, अगले महीने आप फिर से फाइट करने के लिए जा रहे हैं और मैं इस घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा हूँ। तभी यूसेन कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई वहाँ से जरूर लौट कर आएगा और चलो चल के अब कुछ खाते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ के सेकंड फ्लोर पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। तभी यूसेन के मोबाइल पे योंगमैन का कॉल आ रहा है। तो यूसेन सोचता है शायद इसे पता चल गया है कि मैंने घर चेंज कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इसकी कॉल को इग्नोर करूंगा। अब अगले दिन यूसेन उठता है तो वो देखता है कि उसका भाई कहीं पर जा रहा होता है। तो यूसेन पूछता है कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। तो यूसेन का भाई कहता है मैंने बहुत सारे राइस केक ऑर्डर किए हैं और मैं उन्हीं लेने जा रहा हूँ। तो इसके बाद यूसेन पूछता है आखिर तुम राइस केक का करोगे ही क्या, और तुमने पहले तो कभी राइस केक ऑर्डर नहीं किए। तो इसके बाद यूसेन का भाई कहता है मैं अपने पड़ोसियों को राइस केक बांटूंगा, जिससे हमारी जान पहचान अच्छी हो और हम उन लोगों से दोस्ती कर सकें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते। तो यूसेन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। और इसके बाद यूसेन का भाई कहता है मैं अभी उन्हें राइस केक देकर आता हूँ, लेकिन यूसेन कहता है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है और वो एक एक करके सभी लोगों को राइस केक बांटने लगते हैं और ऐसे ही बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है और उनके पास लास्ट डोर बचा हुआ होता है, जहाँ पर उन्हें जाके राइस केक देना है।
तभी यूशियन कहता है चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं और अपने घर पर चलते हैं। लेकिन तभी उसका भाई कहता है किसी ने ये यहाँ पर पेंट हाउस लिया है और उसने एक साथ 2 फ्लोर खरीदे हैं। तो यूशियन कहता है जरूरी वो यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी होगा या तो बहुत ही अमीर इंसान है। इसके अब वो लोग वहाँ पर बेल बजाते हैं तो उसका छोटा भाई कहता है लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। इसके बाद वो जैसे ही मुड़ के देखते हैं कि उनके सामने होती है एक्ट्रेस CORN। तभी यूशियन का भाई कहता है ये तो बिल्कुल किसी एंजल की तरह दिख रही है। तभी उनके सामने CORN का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग फैंस हो। तभी यूशियन कहता है कि हम लोग आपके नीचे वाले फ्लोर पे रहने के लिए आए हैं और हम लोग यहाँ पर आपको राइस केक देने के लिए आए हैं। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है लेकिन हमें तुम्हारा राइस केक नहीं चाहिए, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी यूशियन का भाई कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये लोग कौन थे, लेकिन इनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा रूड था। तभी उसका भाई कहता है भाई आपने देखा कि वो बिल्कुल दिखने में एक्ट्रेस CORN की तरह लग रही थी। अब सीन चेंज होता है और हमें एक्ट्रेस CORN दिखाई जाती है जो कि मोबाइल में देखकर पढ़ रही थी कि बहुत सारे सेलिब्रिटी मारे जा चुके हैं, सिर्फ 58% ही सेलिब्रिटी सरवाइव कर पाए हैं। तभी वो पढ़ती है कि उसकी फिल्म के को एक्टर्स भी वहां पर मारे जा चुके हैं। तो वो सोचती है कि वो तो मुझसे काफी ज्यादा सक्सेसफुल थे पर वो भी इस गेम में नहीं सरवाइव कर पाए। इसके बाद वो सोचती है कि अगर मुझे अच्छा क्रिस्टल नहीं मिला होता तो मैं भी इस आर्टिकल में होती और शायद मैं भी मारी जाती। अब ये सब बातें सोचकर वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी। तो तभी वहां पर उसका बॉडीगार्ड आ जाता है और वो उससे पूछता है तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कुछ भी नहीं। तो उसका बॉडीगार्ड उसके पास बैठकर कहता है तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। तभी CORN सोचती है कि मैं अगले राउंड में कैसे सरवाइव कर पाऊंगी और वो अपने बॉडीगार्ड को भी बताती है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि तुम इनकी टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो वारन कहती है हाँ मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो अगर आपने पिछले राउंड में मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अभी तक तो मर चुकी होती। साथ ही आरन कहती है कि जो लड़के मेरे लिए राइस केक लेकर आए थे वो मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो बॉडीगार्ड कहता है तुम्हें ऐसी चीजें खाओगी तो तुम बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाओगी। फिर आरन कहती है उन्होंने यहाँ तक आने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी और फिर भी हमने उनसे अच्छे से बात नहीं की। तो बॉडीगार्ड कहता है तुम्हें ऐसे बंदों से दूर रहना चाहिए, जरूर उन्होंने तुमसे कुछ चाहिए होगा इसीलिए उन्होंने ऐसी हरकत की थी। फिर आरन कहती है मुझे वो लोग कुछ बुरे तो लग नहीं रहे थे और उनमें से एक बंदा तो मुझे प्लेयर लग रहा था, मतलब उसने भी 100 गॉब्लिन्स को मारा होगा और वो राउंड सरवाइव करने के लिए बहुत ही मेहनत की होगी, पर उसे देखकर तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे इससे फर्क पड़ा है। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि 100 गॉब्लिन को मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ कोई बेवकूफी होगा जो वो राउंड सरवाइव नहीं कर पाया था। तो CORN कहती है तुम्हारी जो स्किल है वो इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा हाई है, पर तुम्हारी स्किल इतनी भी हाई नहीं कि तुम ब्लैक साइड की बराबरी कर पाओ, उसकी पावर तो तुमसे बहुत ज्यादा है। उसको देख के तो मुझे गॉब्लिन्स के लिए बुरा लग रहा था कि उनका पाला आखिर बढ़ कैसे गया है, और अगर मुझे अगला राउंड भी सरवाइव करना है तो मुझे उसी बंदे के साथ टीम अप करना पड़ेगा और मुझे जल्द से जल्द ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो बंदा है कौन। अब कुछ दिन बीतते हैं और हमें दिन दिखाया जाता है 31 जनवरी, क्योंकि अगला दिन गेम के अंदर जाने का दिन था। तभी यूशियन बाहर से आया होता है तो उसका भाई कहता है ब्रदर आपको पैसे मिल गए। तो उसका भाई कहता है कि हाँ पर ही जाता नहीं है, सिर्फ 15 बिलियन है। फिर यूशियन का भाई कहता है कि आपको बैंक वालों ने कुछ भी नहीं कहा, आप लगातार चौथी बार लॉटरी जीत रहे हैं। तभी वो बैंक वालों का सीन याद करता है। तभी में बैंक मैनेजर का सीन दिखाया जाता है। तो वो यूशियन से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कस्टमर, आखिर तुम्हारा सीक्रेट क्या है। तो यूशियन कहता है मुझे जो ड्रीम आते हैं उनसे मुझे सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद यूशियन का भाई कहता है कि अब आप बाकी के पैसों का क्या करने वाले हो, क्या आप बाकी के सारे पैसे बिटकॉइन में लगाने वाले हो। तो यूशियन कहता है कि हाँ, क्योंकि बाकी का सारा पैसा मिलाकर 150 बिलियन वॉन हो चुका है। इसके बाद यूशियन कहता है चलो अब हम कुछ बाहर खाकर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों दिन भर मस्ती करते हैं और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब यूशियन गेम के अंदर जाने वाला था। अब यूशियन का भाई यूशियन से कहता है ब्रदर आपको कुछ भी करके जिंदा लौटना होगा। इसका बाद यूशियन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने देखा था ना मैंने उस बुलीको की हालत क्या की थी। के बाद यूशियन अपने भाई के सर पर हाथ फेरता है और कहता है तुम जाकर सो जाओ। तभी हम देखते हैं कि यूशियन वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी सोल गेम वर्ल्ड में चली जाती है। तभी हमें गेम वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी प्लेयर एक एक करके आ गए होते हैं। तभी वो प्लेयर आपस में बात करते हैं ये कौन सी जगह है, ये तो पिछली बार से अलग जगह पर हम इस बार आए हैं। तभी बाकी के लोग ब्लैक
शख्सियत को देखकर डरने लगते हैं। तो यूसन कहता है शायद इन्होंने मुझे देख लिया। तभी वहाँ पर वो एंजल भी अपीयर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ये और कोई एंजल है, क्योंकि पहली वाली एंजल को तो हमारे हीरो ने मार दिया था। इसके बाद वो एंजल कहती है हमारी जो पहली वाली एंजल थी उसके साथ बहुत ही बुरा हो गया, इसलिए इस बार का टेस्ट आप लोगों का मैं कराऊंगी। और जब यहाँ पर अब सब लोग आ गए हैं तो मैं आपको सेकंड राउंड में क्या होने वाला है तो उसके बारे में बता दूंगी। तभी सभी प्लेयर की स्टेटस विंडो खुल जाती है और वहाँ पर लिखा होता है कि उन्हें 3 घंटे के अंदर एक प्लेयर को चुनना है जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसके बाद बाकी के प्लेयर बोलने लगते हैं कि हमें इस राउंड में किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारना। तो वो एंजल उन सबको बताने लगती है तुम लोगों को इस बार फाइट नहीं करनी, तुम लोगों को इस बार अपने रीजन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है जो कि तुम लोगों को कमांड कर सकता है, और उसके कहने के मुताबिक तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ही बड़ी पावर है। तुम लोगों के पास 3 घंटे का टाइम है जिसके बाद तुम लोगों को वोटिंग टिकट मिलेगी, जिसके बाद तुम लोग आप अपने वोटिंग टिकट की मदद से उस प्लेयर को चुन पाएंगे जो कि आगे चल के आपको कमांड कर सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से उस प्लेयर को चुनना, क्योंकि इसके बाद आपको उस प्लेयर की बात को भी मानना होगा। जैसे ही आप उस प्लेयर को चुन लोगे तो ये क्वेस्ट यहीं पे खत्म हो जाएगी और आप सभी लोग अपने घर पर वापस लौट सकते हो। अब ये सब सुन के वो बाकी प्लेयर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो लोग वहीं पर खुश होने लगते हैं और तभी वो एंजल भी वहाँ से गायब हो जाती है और हम देखते हैं। लेकिन तभी योंगमैन बोलता है मैं तो यहाँ पे अपनी नई पावर को चेक करने के लिए फाइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। तभी योंगमैन का दोस्त बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब हमें जिंदा रहने के लिए और भी लड़ने की जरूरत नहीं है। तभी योंगमैन सोचता है कि मैंने तो सारे स्टैक को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया था, जिस वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, और पर मैं तो अब यहाँ पर किसी को भी नहीं मार सकता। तभी योंगमैन को देखते हुए यूशिन सोच रहा होता है शायद इसे स्ट्रेंथ क्रिस्टल मिल गया है, तभी तो ये इतना गुस्सा कर रहा है लड़ने के लिए, ताकि ये दूसरों के सामने अपनी पावर का शो ऑफ कर सके। तभी यूशिन सोचता है कि अब तो ये लोग यहाँ पर 3 घंटे के लिए डिस्कशन करेंगे और मुझे इनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद शायद यहाँ पर मेन क्वेस्ट के साथ सब क्वेस्ट भी होगी, क्योंकि यहाँ पर सब क्वेस्ट का रिवॉर्ड है प्रमोशन, और प्रमोशन के साथ ही हम अपने लिए एक क्लास भी चुन सकते हैं। तभी यूशिन जंगल के अंदर आ जाता है हंट करने के लिए। तभी उसके सामने एक गोब्लिन आता है जिससे कि वो एक झटके में मार देता है। तभी उसके सामने विंडो शो होती है कि उसने 100 में से एक गोब्लिन को मार दिया, यानी कि उसका सब क्वेस्ट स्टार्ट हो गया है। अब यूशिन सोचता है कि यहाँ पर एक गोब्लिन है, यानी यहाँ पर और भी गोब्लिन होंगे, और इसके बाद वो अपना खंजर निकाल के आगे हंट के लिए बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि जंगल में से और बहुत सारे गोब्लिन बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूशिन ने एक साथ 50 गोब्लिन को मार दिया होता है। अब यूशिन बोलता है मुझे 30 मिनट हो चुके हुए हैं हंट करते हुए और मेरा लेवल भी 9 पर पहुंच चुका है। इसी के साथ उसे कुछ पॉइंट मिले होते हैं जिससे कि वो अपनी डेस्टिनेटरी को बढ़ा लेता है। इसके बाद यूशिन सोचता है कि अगर मेरे पास स्ट्रेंथ क्रिस्टल होता तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ा लेता, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी स्पीड की भी जरूरत है, इसलिए मैं ज्यादातर अपनी स्पीड पर ही काम करूंगा। अब यूशिन बताता है कि प्लेयर के पास जो भी स्टैक होते हैं वो होते हैं स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट, डेक्स्ट्रिटी और लक। स्ट्रेंथ के स्टैक से हमारा डैमेज और हीलिंग पावर और साथ ही डैमेज भी बढ़ जाता है। इंटेलिजेंट की पावर से हमारा मैजिक डैमेज, साथ ही वेपन और क्विक थिंकिंग भी बढ़ती है। डेक्स्ट्रिटी से हमारी अटैक स्पीड, मूविंग स्पीड और डॉज की मूवमेंट पावर भी बढ़ती है। और लक की मदद से आप क्रिटिकल हिट से बच सकते हो, साथ ही आपका लक से हमें ज्यादा वेपन, आइटम और साथ ही कॉइन भी मिल सकते हैं। और इसीलिए हम किसी भी स्टैक को खराब बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे रिपर क्लास के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की भी जरूरत है, लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तभी यूशिन पलट के कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन बाहर निकलो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी के साथ हमने ये देखते हैं कि वहाँ से स्यूआरन बाहर निकलती है। तभी यूशिन सोचता है ये तो एक्ट्रेस स्यूआरन है जो कि हमारे फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट पर रहती है, लेकिन इसने मुझे शायद यहाँ पर पहचाना नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना कैरेक्टर दूसरा लिया हुआ है। तभी यूशिन सोचता है मगर ये मेरा पीछा आकर क्यों कर रही है। तभी स्यूआरन उससे उसका पीछा करने के लिए माफी मांगने लगती है। तभी बॉडीगार्ड भी आगे बढ़ता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है हम तुम्हारा पीछा कोई बुरी इंटेंशन से नहीं कर रहे थे, उम्मीद है तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा होगा। तभी यूशिन उसका नाम पढ़ता है और उसका नाम होता है आंग सान चुल। तभी यूशिन सोचता है हाँ मुझे याद आ गया ये कौन है, ये तो यून लोग का राइट हैंड है जो कि
युनलॉ है वो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा है और इसका जो प्लेयर नेम है वो है हेवनली डीमन। और हेवनली डीमन मेरा टारगेट भी है, अगर वो मेरी साइड हो जाता है तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन साथ ही मुझे याद है उसके साथ जो पीठ थी, मुझे उसे भी अपने साथ लेकर आना पड़ेगा क्योंकि उसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। मुझे ये नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात इन लोगों के साथ इतनी जल्दी हो जाएगी। और ये आन सांग चोला आकर मिस सुवारन के साथ आकर यहाँ पे कर क्या रहा है। और मुझे याद था कि पहले ये किसी सेलिब्रिटी के लिए काम करता था, क्या ये सुवारन की काम करता था। फिर यूसन कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा आकर कब से कर रहे हो। तो सुवारन कहती है हमें माफ करना, जब से तुम जंगल की तरफ बढ़े थे तभी से हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तभी यूसन पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो सुवारन कहती है कि हमें तुम्हें कोई ऑफर देना था। तो इसके बाद वो कहता है कि आखिर कैसा ऑफर देना चाहते हो। तभी सुवर्ण कहती है कि हम तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहते हैं, यानी तभी हमारा हीरो कहता है कि पार्टनरशिप में दोनों पार्टी को एक दूसरे की जरूरत होती है और मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं अकेले ही बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर सकता हूँ। इसलिए मुझे तुम लोगों की कोई भी जरूरत नहीं और तुम जल्दी से अब यहाँ से दूसरी तरफ चले जाओ और मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। अब यूसेन को ऐसा जाते हुए देखकर वो बॉडीगार्ड कहता है कि आखिर इसे इतना घमंड किस बात का है। तभी सुवर्ण नीचे बैठ जाती है और कहती है कि उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं तो यहाँ पे खड़ी भी नहीं हो सकती। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि कैसा ऑरा, वो तो हमसे यहाँ पर नॉर्मली बात कर रहा था। तभी ये मुझे इसके साथ टीम बनानी थी क्योंकि ये रैंक 1 है और इसके साथ रहते हुए हमारे सर्वाइव के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते। इसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है मैंने तुमसे कहा था कि इस टाइप के लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं। हालांकि मुझे भी उसके साथ टीम ज्वाइन करनी थी और मुझे भी इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने हमें अपनी टीम में नहीं आने दिया। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि अब हमें और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए इसके पीछे जाकर, और मुझे पता नहीं था कि इस फॉरेस्ट के अंदर हमें मॉन्स्टर भी मिलेंगे, तो अब हमें शायद हंट स्टार्ट करनी चाहिए जिससे हमारा लेवल अप हो जाए। तो सुवर्ण भी इसके लिए मान जाती है। तभी हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल डेविल की तरह उन मॉन्स्टर के ऊपर टूट पड़ा था और एक के बाद एक उनका शिकार करता हुआ जा रहा था। तभी यूसेन सोचता है कि मैं यहाँ पे हंट कर रहा था, तभी ये लोग आके मेरा टाइम बर्बाद करने लगे। अभी मेरे लिए टीम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है लेवल अप करना जिससे कि मैं अपने लिए क्लास चुन सकूं। अब यूसेन की मॉन्स्टर काउंट भी बढ़ते जा रहे थे। तभी उसके सामने वुल्फ टाइप के मॉन्स्टर आ जाते हैं, वो भी 9 होते हैं। इसके बाद वो एक ही झटके में उन्हें मार देता है। तभी उसकी विंडो पे हमें दिखाया जाता है कि उसने 65 मॉन्स्टर को किल कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि यूसेन का लेवल 10 हो गया है और अब वो जाके अपनी क्लास भी सिलेक्ट करता है। अब उसकी विंडो पे दिखा रहा होता है कि वोटिंग करने के पहले वो एडवांस रिवॉर्ड को ले सकता है और इसी के साथ वो अपनी क्लास भी सिलेक्ट कर सकता है। तभी सभी की विंडो पर भी ये शो हो रहा होता है, पर वो लोग कहते हैं कि आखिर कौन सी आइटम को हमें सिलेक्ट करना है, हमारे पास तो कोई भी आइटम नहीं है, क्योंकि बाकी के प्लेयर को तो पता ही नहीं होता कि उन्हें सब क्वेस्ट भी करना है साथ में, जिसके साथ वो एडवांस रिवॉर्ड भी ले पाएंगे और साथ ही अपनी क्लास भी। जितने भी वॉरियर होते हैं उन्हें क्लास लेने के लिए कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना होता है और 1 घंटे के अंदर 30 मॉन्स्टर को भी मारना होता है, तभी वो क्लास ले पाएंगे। वहीं जो बसरकर वाले स्ट्रेंथ के होते हैं उनका खून बहने के साथ ही उन्हें कुछ घंटों तक मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी उनकी क्लास ऑफ 10 होगी। वहीं जो असेसन वाले होते हैं उन्हें बहुत ही तेजी से मॉन्स्टर को मारना होता है और ऐसे ही काम करने होते हैं प्लेयर को एडवांस रिवॉर्ड पाने के लिए। पहले जब मैं मॉन्स्टर को मारा करता था तो मुझे हंटर क्लास मिलती थी, लेकिन जब से मुझे रिपर क्लास के बारे में पता चला हमेशा से रिपर क्लास ही चुनता हूँ। तभी यूसेन ने एंजल ब्रेड निकाल लिया होता है और वही उसका एडवांस रिवॉर्ड होता है। इसके बाद उसके सामने विंडो शो होती है, एक रिपर बनना चाहते हैं तो यूसेन जल्दी से यस पर क्लिक कर देता है। तभी उसके सामने विंडो शो होती है जिस पर लिखा होता है कि आपने एडवांस आइटम को यूज किया है जिसकी वजह से आपको रिपर क्रिस्टल दिया जाता है। तभी उस विंडो पे लिखा होता है कि अगर दिन में आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वेपन की पावर डबल हो जाएगी, साथ ही अगर आप रात में उसका यूज करते हैं तो आपकी स्पीड भी 50% से बढ़ जाएगी और रात में आपके ऊपर अटैक करना सामने वाले के लिए बहुत ही मुश्किल भी हो जाएगा। इसी के साथ जैसे ही वो उस क्रिस्टल को यूज करता है उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक रिपर साइट मिलता है। इसके बाद वो कहता है तो काफी अच्छा रिवॉर्ड है। इसी के साथ यूसेन का बिगिनर से लेवल अप्रेंटिस पर पहुंच जाता है। इसके साथ हमें बताया जाता है कि प्लेयर की जो रैंक होती है वो 6 सेक्शन में डिवाइडेड होती
होती है बिल्कुल गेम की तरह। अब हमें सभी रैंक दिखाई जाती हैं, जिनमें सबसे हाई रैंक होती है ग्रैंड मास्टर की, जो कि 99 लेवल पर होती है। तभी ईशन को नोटिफिकेशन आती है कि उसने रिपर क्लास की स्किल बिगिनिंग ऑफ डेथ को सीख लिया है और आप वो पहले प्लेयर हैं जिसने इस स्किल को सीखा है, इसलिए आपको बहुत सारे गोल्ड के पाउच दिए जाते हैं और साथ ही एक ट्रैकिंग स्किल भी दी जाती है और इस स्किल की प्राइस होती है 20,000 गोल्ड। इसके बाद वो सोचता है मुझे इस स्किल को तो चेक करके देखना ही चाहिए। इसके बाद इसी के साथ वो अपनी ट्रैकिंग स्किल को ऑन कर देता है और हम देखते हैं कि वो कहता है कि योंगमैन को ट्रैक करो। इसी के साथ उसके सामने एक तीर शो होने लगता है। इसी के साथ वो कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तभी योंगमैन सोचता है कि लास्ट बार जब मैंने इसको यूज किया था तो मुझसे 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन इस बार तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। तभी सीन यहाँ पर चेंज होता है और हम देखते हैं शिवारन को और बॉडीगार्ड को। तभी शिवारन नीचे गिर जाती है और वो कहती है कि मेरे पैर पर चोट लगी और मैं अब और ज्यादा नहीं भाग सकती। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि हम यहाँ पर रुक नहीं सकते और हमें भागते रहना चाहिए, नहीं तो हमारी मौत हो सकती है। तभी शिवारन कहती है मेरे पैर पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हिस्सा बहुत ही बुरी तरीके से जल रहा है। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि शायद अगर इसके पैर में चोट लगी है तो भी ये सरवाइव कर सकती है। अगर ये पूरे टाइम तक सरवाइव कर ले तो ये रियल वर्ल्ड में बिल्कुल ठीक होगी। तभी उन लोगों से कोई कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग यहाँ से बच के भाग जाओगे। तभी हम देखते हैं ये होता है योंगमिन और उसके दोस्त। तभी वो बॉडीगार्ड मन में कहता है कि इस लड़की की वजह से मैं भी यहाँ पर पकड़ा गया क्योंकि ये भाग नहीं आई, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे इनसे फाइट करनी ही होगी। ये बोलकर वो बॉडीगार्ड अपनी पावर रिलीज करने लगता है। तो योंगमिन उससे कहता है कि बूढ़े इंसान क्या तुम पागल हो गए हो, तुम देख नहीं सकते कि हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं और तुम अकेले। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तभी योंगमैन कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, हमें जो चाहिए वो है वो तुम्हारे पीछे खड़ी हुई लड़की। फिर योंगमैन कहता है कि मुझे शिवारन चाहिए। तभी योंगमैन के दोस्त कहते हैं क्या ये लड़की शिवारन है। तभी उसके दोस्त कहते हैं ये जो लड़की है इसका सरनेम और इसका फेस भी बिल्कुल शिवारन की तरह ही मैच करता है। लेकिन उसका एक दोस्त कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने उस एक्ट्रेस का नाम रख लिया हो और उसका अवतार बिल्कुल अपने जैसा बना लिया हो। फिर वो कहते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये यहाँ पर तो बिल्कुल शिवारन की तरह ही लग रही है। तभी योंगमैन कहता है कि अगर तुम इस लड़की को छोड़ देते हो तो हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे और तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। तभी वो बॉडीगार्ड सोचता है कि अगर तुमने मुझे ये पहले बता दिया होता तो मैं पहले ही इस लड़की को छोड़ देता, क्योंकि मैं इस लड़की की वजह से मर तो नहीं सकता। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर मैंने इस लड़की को यहाँ पर कुछ भी होने दिया तो जो मेरा बॉस है वो मुझे रियल वर्ल्ड में बहुत ही बुरी तरीके से मार देगा, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड कहता है तुम जो भी यहाँ पर कर रहे हो तुम्हें पता है कि वो एक क्राइम है, तो यह है कि यहाँ पर आखिर किसको क्या ही पता चलेगा अगर मैंने किसी को जानते भी मार दिया, और तुम्हारे पास आखिर क्या ही सबूत है कि मैंने किसी को मारा है, और क्या तुम रियल वर्ल्ड में जाके मेरी रिपोर्ट करोगे। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये मेरा रियल फेस है, मैंने अपना अवतार चेंज नहीं किया होगा। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अब मैं पीछे हट नहीं सकता और मुझे अपनी इस डैमेज बॉडी के साथ इन लोगों से फाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो भी उस जगह पर आ जाता है और उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी योंगमैन उसे देखते हुए कहता है कि अगर ये यहाँ पर आया कब और मुझे बिल्कुल सेंस भी क्यों नहीं हुआ। तभी यूसिन उस बॉडीगार्ड से पूछने लगता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो योंगमैन कहता है तुम अपने काम से काम रखो। तो यूसिन उससे कहता है तुम अपना मुंह बंद करके रखो जब तक मैं तुमसे बात ना करूं। इसके बाद वो बॉडीगार्ड से पूछने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो बताता है ये सभी लोग मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे और इन्हें शिवारन चाहिए। तभी वो बॉडीगार्ड कहता है कि तुम हमारी यहाँ पे मदद करो तो हम तुम्हारी रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसके बाद हमारा हीरो पीछे मुड़ के योंगमैन से पूछता है लोग सही कह रहे हैं। तभी योंगमैन कहता है अगर ये सही भी हुआ तो तुम हमारे यहाँ पे कर क्या लोगे। इसके बाद हमारा हीरो अपनी पावर रिलीज करता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि तुम ये सच में देखना चाहते हो कि मैं यहाँ पे कर क्या लूंगा। तभी वो अपना वेपन बाहर निकालता है और जिसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक लुक का लग रहा था, जिसे देखकर शिवारन और वो बॉडीगार्ड भी खुश हो जाते हैं कि अब वो लोग बच जाएंगे। तभी यूसिन कहता है कि अगर मैं इन लोगों की यहाँ पे हेल्प करता हूँ तो आगे चल के मेरा इंप्रेशन काफी अच्छा यूं लोग के ऊपर पड़ेगा और उसके ऊपर मेरा एक एहसान भी रह जाएगा, जिससे वो आगे चल के मेरी ही साइड आएगा। और बात दरअसल ये है कि इन कमीनों का मुंह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों की अब हालत खराब करने वाला हूँ। इसके योंगमैन बोलता है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी यूसिन कहता है क्या हुआ, अब तुम मेरे साथ फाइट करना नहीं चाहते क्या। तभी योंगमैन कहता है इस कमीने डेविल के साथ अगर कौन ही लड़ना चाहेगा, जिसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होगी वो ही इससे लड़ने जाएगा। फिर यूसिन कहता है कि अगर तुम मुझे सच बोलो
बोलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो इसके बाद फिर योंगमिन कहता है क्या मैं तुम्हें सच बोलूं तो तुम मुझे यहाँ से सच में जाने दोगे? इसके बाद यूशिन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर तुम अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे जिंदगी की भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। अब योंगमिन के दोस्त भी उसकी तरफ देख रहे होते क्या करने वाले। अब वो कहता है मैं एक पंच से ही बॉल में क्रैक लाने की पावर रखता हूँ, अगर मैंने एक हिट भी मार दिया तो ये शायद मेरी हिट नहीं से पाएगा और मेरे जीतने के यहाँ पे चांस है। इसके बाद योंगमिन थोड़ी स्टाइल में कहता है अच्छा तुम्हें यहाँ पे जो करना है तुम वो कर सकते हो, अब हम लोग फाइट करते हैं और देखते हैं कि कौन यहाँ पर जीतता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हूँ और तुम यहाँ पर अकेले। अब उसे बातों में लगाकर योंगमिन कहा कि वो उसके पास में जाकर उसे एक पंच धोखे से मार देगा, जिसके बाद वो नीचे गिर जाएगा और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा। तभी वो उसके पास में आ ही रहा होता है, तभी यूशिन अपने हाथ का सेट गायब कर देता है, यानी अपना वेपन को वापस इन्वेंटरी में रख लेता है। जिसके बाद योंगमिन कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? इसके बाद यूशिन कहता है तुम खाली हाथ से लड़ रहे हो और ये गलत होगा, अगर मैं अपने वेपन का इस्तेमाल करूं। तो योंगमिन सोचता है कि ये कमीना मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसे ये लगता है कि इसे खाली हाथ से भी आराम से हरा देगा। अब यूशिन उसके ऊपर सामने से अटैक करने के लिए आने लगता है। तो योंगमिन सोचता है ये कमीना मेरे ऊपर सामने से अटैक कर रहा है, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूशिन उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है। तो यूशिन उसकी छाती में बहुत ही जोर से लात मारता है। अब हम देखते हैं कि उसकी एक ही लात में हालत खराब हो जाती है। इसके बाद यूशिन उसकी तरफ बढ़ता है और उसे एक और लात मारता है, जिसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर पंचों की बरसात कर देता है। जिसके बाद योंगमिन सोचता है इसका हाथ है या हथौड़ा है और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। इसके बाद यूशिन उसे बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे कि उसकी हालत अधमरी हो चुकी थी। इसके बाद यूशिन उसके दोस्तों की तरफ देखता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि हम इसको नहीं छोड़ सकते, अब हमें इसको एक साथ मिलकर मारना होगा। इसके बाद उसके दोस्त भी उसकी तरफ हमला करने लगते हैं। तभी वो लोग उसके ऊपर एरो शूट कर रहे थे, लेकिन यूशिन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो एक ही झटके में उनके पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूशिन उस बंदे के दोनों हाथ काट देता है, जिसे देखकर उसके बाकी के दोस्त कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, और वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब इसके बाद उसके बाकी के दोस्त उसके ऊपर हमला करने के लिए जैसे ही बढ़ते हैं, तभी यूशिन अपना वेपन बाहर निकालता है और एक ही स्लैश में उसके दोनों पैर काट देता है। जिसके बाद उसका जो आखिरी दोस्त बचा हुआ होता है उसका तो मुंह ही सूख जाता है। तभी यूशिन उसके आखिरी बचे हुए दोस्त का भी एक हाथ अलग कर देता है। जिसके बाद वो उसको बंदे को देखता है, या वो कहता है मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे नॉर्मल अटैक से ही इन लोगों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। फिर यूशिन कहता है कि मुझे इनके अंदर अपना डर डालना होगा, जिसके बाद ये लोग मेरे सामने आज के बाद आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब यूशिन को ऐसा देखकर वो सभी बंदे उससे जान की भीख मांगने लगते हैं और उससे कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद हम तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आएंगे। अब यूशिन उनके ऊपर स्लेस लगाते हुए कह रहा होता है कि बच्चों की तरह रोना बंद करो, मैंने अभी तक तुम्हें जान से नहीं मारा है। फिर यूशिन कहता है चलो अब योंगमिन की बारी है। इसके बाद वो योंगमिन की तरफ देखता है जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, और इसके बाद वो उससे कहता है तुम्हारे छुपने का कोई भी फायदा नहीं है, चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। और साथ ही वो उसका एक हाथ भी काट देता है। इसके बाद वो सोचता है कि किस तरह से मुझे बुली करता था और अब इसका मैं बदला पूरी तरीके से ही लूंगा। इसी तरीके से यूशिन उसके हाथ पैर गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। तभी वो बॉडीगार्ड सोचता है कि ये बंदा बिल्कुल मर्सीलेस है और इसको किसी भी बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे ये काफी कूल लगता है, यहाँ तक कि हमारे प्रेसिडेंट को भी टक्कर देने की ताकत रखता है। फिर यूशिन उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग ठीक हो? तो वो बॉडीगार्ड कहता है तुम्हारा बहुत बहुत ही शुक्रिया, तुमने आज हमें जान से मरने से बचा लिया। फिर वो दोनों उसके सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करते हैं।